हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं NIOS के माध्यम से आयोजित होगी मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा। यानी फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 17 मार्च 2024 को साक्षरता परीक्षा का आयोजन होना। फ्रेंड्स, उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, अत्यावश्यक निर्देश है, वह राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा फ्रेंड्स इस पत्र के माध्यम से दिए गए हैं। तो इसके अंदर आपको जो भी समस्या आने वाली है वो सब समस्याओं के बारे में दिया गया है फ्रेंड्स। जैसे परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की पात्रता क्या होगी, प्रश्न पत्र एवं नामांकन किस प्रकार से भरे जाएंगे, परीक्षा केंद्र पर कब तक प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाएंगे, परीक्षा केंद्र कहाँ पे होंगे और उसका प्रभारी कौन होगा, यानी परीक्षा प्रभारी कौन होंगे, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, साथ ही कितने अंकों का प्रश्न पत्र होगा, कितने अंकों पर उत्तीर्ण माना जाएगा और पर्यवेक्षण का काम किस किस के द्वारा किया जा सकता है, परीक्षा का समय क्या होगा, किसके द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी निरीक्षण किनके द्वारा किया जाना है, कौन कौन आ सकते हैं परीक्षा केंद्र पर, डाटा संकलन प्रपत्र किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे, अनुवीक्षण का प्रारूप यानी जो निरीक्षणकर्ता आएंगे, निरीक्षणकर्ता अधिकारी है उनके लिए कौन सा प्रारूप और किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, साथ ही पंजीकरण प्रपत्र कैसे भरना है, पंजीकरण संख्या कैसे लिखना है, इस प्रकार की समस्त जानकारी फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में स्पष्ट होने वाली है। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गवर्नमेंट जॉब संबंधी तथा स्टडी मोटिवेशन एवं FLN संबंधी समस्त प्रकार के नोटिफिकेशन का अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पे नंबर 1 का जो निर्देश है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की पात्रता के संबंध में, यानी कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पर दिया गया है नव साक्षर, यानी वह शिक्षार्थी जो पढ़ा लिखा अभियान अंतर्गत सर्वे के द्वारा चिन्हांकित किया गया हो तथा अक्षर साथियों के द्वारा नामांकन किया जाकर NCERT या राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार की गई उल्लास अक्षर पोथी प्रवेशिका से अध्ययन कार्य किया हो। फिर दूसरा बिंदु है पूर्व के नव साक्षर, यानी जो पहले के जो नव साक्षर रहे उनके संबंध में। तो साक्षरता अभियान के अंतर्गत संचालित कक्षाओं में वे शिक्षार्थी जिन्होंने प्रवेशिका पूर्ण कर अंतरिम मूल्यांकन में सफलता अर्जित की हो किंतु प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका हो, वे इस मूल्यांकन में शामिल किए जा सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, जिनको प्रमाणीकरण नहीं मिला कि वो उत्तीर्ण हो गए तो वो इसमें बैठ सकते हैं। अगला बिंदु है ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं किंतु उनके पास किसी प्रकार का प्रमाणीकरण न हो, यानी उनके पास रिजल्ट नहीं है या अंक सूची नहीं है, किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है कि वो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं किसी स्तर तक, ऐसे व्यक्ति को भी प्रमाणीकरण हेतु इस परीक्षा में शामिल किया जा सकता है किंतु उनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो, यानी फ्रेंड्स उनकी उम्र 15 वर्ष हो या उससे अधिक होना चाहिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं कि कौन कौन से शिक्षार्थी इस परीक्षा में पात्र होंगे। इसी क्रम में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से नामांकन पत्र का मुद्रण होगा और जिला स्तर पर प्रश्न पत्र का किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा, उसके संबंध में इसमें जानकारी मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है महत्वपूर्ण जिला स्तर से परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र एवं नामांकन प्रपत्र का मुद्रण जिला प्रशासन आप जिला स्तर पर अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा की अनुमोदित दरों पर कराया जाएगा। मुद्रण हेतु प्रश्न पत्र की पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF फाइल निर्देशानुसार प्राप्त की जावे। मुद्रण हेतु भंडारण क्रय नियमों का पालन आवश्यक रूप से किया जावे। मुद्रण से पूर्व किस केंद्र पर कितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं उनकी सूची प्राप्त कर लें, यानी फ्रेंड्स जिस केंद्र पर जितने परीक्षार्थी बैठेंगे उस हिसाब से सूची प्राप्त करके प्रश्न पत्र का मुद्रण किया जाएगा। इसी क्रम में अगला बिंदु है चयनित मुद्रण एजेंसियों को दिए जाने वाले कार्यादेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि आवश्यकता अनुसार 10-20 प्रश्न पत्रों की संख्या के पैकेट
विकासखंडवार तैयार करें। मुद्रण एजेंसी को निर्देशित करें कि दिनांक 12 मार्च 2024 तक प्रश्न पत्र बंद लिफाफे में विकासखंड समन्वयक तक पहुंच जाएंगे। यानी फ्रेंड्स, विकासखंड स्तर पर 12 मार्च तक ये लिफाफे पहुंच जाएंगे। अगला बिंदु है, विकासखंड स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि बैठने वाले शिक्षार्थियों की संख्या के मान से पेपर उपलब्ध हो। दिनांक 15 मार्च 2024 को जन शिक्षक अन्य किसी माध्यम से परीक्षा केंद्र तक शाम 3 बजे तक प्रश्न पत्र पहुँच जाएंगे। जन शिक्षक को नियमानुसार यात्रा देय की पात्रता होगी। यानी फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो परीक्षा केंद्र वहाँ पे जन शिक्षक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से 15 मार्च 2024 तक प्रश्न पत्र पहुंच जाएंगे। इसी क्रम में अगला है, परीक्षा केंद्र शासकीय विद्यालय पंचायत भवन सामाजिक चेतना केंद्र होंगे। यानी फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे, तो शासकीय विद्यालय हो सकता है, पंचायत भवन हो सकता है या सामाजिक चेतना केंद्र होंगे, जो कि उपलब्ध सुविधा पर निर्भर करेगा। यानी सुविधा देखते हुए परीक्षा केंद्र निश्चित किए जाएंगे। मूल्यांकन के लिए कितनी भी संख्या में दिनांक 17 मार्च 2024 तक परीक्षार्थी पंजीयन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि पंजीयन की बात करें तो इसमें ये स्पष्ट कर दिया कि जिस दिन परीक्षा है उस दिन तक कितने भी परीक्षार्थी पंजीयन करा सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, इसमें पंजीयन के संबंध में तथा प्रश्न पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। इसी क्रम में अगले बिंदु को आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि जो शासकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक है प्राचार्य परीक्षा केंद्र प्रभारी होंगे। फ्रेंड्स, परीक्षा प्रभारी की हम बात करें तो इसमें स्पष्ट कर दिया कि प्रधानाध्यापक अथवा प्राचार्य, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक है प्राचार्य, वो परीक्षा प्रभारी होंगे और परीक्षा के आयोजन साथ जुड़ी समस्त गतिविधियों के उत्तरदायित्व होंगे। प्रधानाध्यापक प्राचार्य नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों का पोर्टल में पंजीयन किया जाए एवं संबंधित सामाजिक चेतना केंद्र से उपलब्ध साक्षरता पंजी में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों की जानकारी दर्ज की जाए। फ्रेंड्स, ये जानकारी पोर्टल पर भी दर्ज करना है और यह उत्तरदायित्व जो परीक्षा प्रभारी होंगे उनका होगा। अगला बिंदु है, परीक्षा के उपयुक्त प्रबंधन के साथ साथ अन्य प्रबंधन जैसे पीने का पानी, टेबल कुर्सी, फर्श, टाट पट्टी आदि की व्यवस्था की जाए। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं के साथ नीला बॉल पेन अनिवार्यतः प्रदान किया जाए। प्रयास यह होना चाहिए कि परीक्षार्थी जमीन पर बैठकर परीक्षा ना दे, उनके लिए हर संभव टेबल कुर्सी की व्यवस्था कराई जाए। फ्रेंड्स, इस प्रकार से देख सकते हैं व्यवस्था के संबंध में भी समस्त जानकारी प्रदान की गई है। इसी क्रम में आगे देखेंगे तो उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन होगा पंचायत स्तर पर स्थित माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्राचार्य द्वारा निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। उसी दिन परीक्षा के उपरांत परीक्षा केंद्र प्रभारी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षा केंद्र स्तर पर ही मूल्यांकन कार्य अनिवार्यतः कराएंगे। यानी फ्रेंड्स, उसी दिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी होना है। इसी क्रम में अगला बिंदु है, मूल्यांकनकर्ता तीनों भागों के प्रत्येक भाग में प्राप्त अंकों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रश्न और अंक में भरेंगे। यानी फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो उसमें प्रश्न पत्र में 3 भाग होंगे और तीनों भागों में अंक दिए गए हैं और उसके संबंध में दिया गया है कि जो प्रश्न पत्र जो रहेगा, जो पेपर रहेगा, उसके तीनों भागों की अंक भाग के अनुसार भरना है। आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि मूल्यांकनकर्ता तीनों भागों के प्रत्येक भाग में प्राप्त अंकों को प्रश्न से उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रश्न और अंक सूची में भरेंगे। यानी जो मुख्य प्रश्न होगा उस पर भरेंगे और वो अंक सूची होगी उसमें भरेंगे। इसी क्रम में अगला बिंदु है, कुल मूल्यांकन 150 अंकों का होगा। यानी फ्रेंड्स, 3 भाग होंगे। आप देख सकते हो इसमें पढ़ना 50 अंक का, लिखना 50 अंक का एवं गणित 50 अंक का। इस प्रकार से 150 अंकों का मूल्यांकन होगा। अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 50 अंक पढ़ना, 50 लिखना और 50 गणित के अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक विषय में 33% या उससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। 33% से कम अंक प्राप्त होने पर संबंधित के परीक्षा परिणाम में सुधार की आवश्यकता है, यानी नीड टू इम्प्रूवमेंट लिखा जाएगा। यानी फ्रेंड्स, जिनके 33% से कम अंक प्राप्त हुए उसके परिणाम में सुधार की आवश्यकता है लिखा जाएगा। अगला बिंदु हम देखें तो उत्तर पुस्तिकाओं को सील बंद कर अंक सूची सहित विकासखंड साक्षरता मिशन समिति कार्यालय में उसी दिन जमा करेंगे। अगला बिंदु है, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षण। परीक्षा केंद्र प्रभारी
अन्य शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा तथा पंचायत सचिव जैसे व्यक्तियों की सहायता से पर्यवेक्षण करवाएंगे। प्रत्येक 20 शिक्षार्थियों पर एक पर्यवेक्षक रहेगा। 20 से अधिक किंतु 40 से कम शिक्षार्थियों पर 2 पर्यवेक्षक रहेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से देख सकते हैं कि कौन कौन इसके अंदर पर्यवेक्षण का कार्य कर सकते हैं और कितने परीक्षार्थियों पर कितने पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। इसी क्रम में फ्रेंड्स, अगला जो बिंदु है उसमें दिया गया है कि परीक्षा का समय, यानी जो परीक्षा का समय है वो कितने बजे से कितने बजे तक होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा तथा परीक्षा 3 घंटे की होगी। परीक्षा तिथि में परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्र आ सकता है। नव साक्षरों को परीक्षा केंद्र तक लाने में अक्षर साथी, सामाजिक संस्था, वरिष्ठ नागरिक, NSS, NCC, भारत स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद, मुख्यमंत्री नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं का सहयोग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट किया है कि 10 से 5 बजे तक परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा का समय 3 घंटा होगा। इसका तात्पर्य है कि फ्रेंड्स, यदि कोई परीक्षार्थी 10 बजे से परीक्षा देना प्रारंभ करेगा तो उसके 3 घंटे 1 बजे पूर्ण हो जाएंगे, यानी उसकी परीक्षा हो जाएगी। और यदि कोई परीक्षार्थी 11 बजे आता है तो उसकी 2 बजे 3 घंटे की समय अवधि पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हर परीक्षार्थी को 3 घंटे का समय मिलना है। और परीक्षा का समय जो आपने देखा है कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा ले सकते हैं, इस प्रकार से दिया गया है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट वैकेंसी एवं स्टडी मोटिवेशन संबंधी समस्त प्रकार के नोटिफिकेशन हम हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपलोड करते रहते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को गवर्नमेंट जॉब संबंधी तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधी, साथ ही FLN संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मॉनिटरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस परीक्षा के दौरान किनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा उसके संबंध में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो, इस हेतु मॉनिटरिंग का प्रावधान रखा गया है। इसमें राज्य स्तर से प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा संचालक, अपर मिशन संचालक, जिला प्रभारी और जिला स्तर से कलेक्टर द्वारा आदेशित अधिकारियों द्वारा सभी विकास खंडों में मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य, जिला सह समन्वयक साक्षरता आदि अपने अपने वाहनों से जिला स्तरीय मॉनिटरिंग करेंगे। विकासखंड स्तर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्तर समन्वयक, विकासखंड के साक्षरता कार्यक्रम के कुशल प्रशिक्षक मॉनिटरिंग करेंगे। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर उनके केंद्रों में संचालित परीक्षा केंद्रों की संकुल प्राचार्य, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी, संकुल सह समन्वयक साक्षरता, जन शिक्षक लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। कलेक्टर के हस्ताक्षर से अन्य विभाग के जिला अधिकारी को मॉनिटरिंग हेतु ड्यूटी लगाई जावे। अनुवीक्षण में कार्यरत अधिकारियों को मॉनिटरिंग प्रपत्र दिए जावे। इस हेतु समग्र शिक्षा अभियान एवं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मॉनिटरिंग बजट से व्यय किए जाए। फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है परीक्षा का फ्रेंड्स, और आप सब देख सकते हो कि सभी स्तर के किस प्रकार से मॉनिटरिंग होगी, समस्त जानकारी इसमें दी गई है फ्रेंड्स। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर डाटा संकलन एवं डाटा प्रेषण के संबंध में जानकारी भी दी गई है फ्रेंड्स। तो किस प्रकार से डाटा संकलित होगा तो आप देख सकते हैं। विकासखंड स्तर समन्वयक एवं विकासखंड सह समन्वयक साक्षरता, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका एवं अंक सूची आबलिक रिजल्ट शीट, संबंधित दस्तावेज दिनांक 19 मार्च 2024 तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवे एवं समस्त उत्तर पुस्तिकाएं विकासखंड साक्षरता मिशन समिति कार्यालय में सुरक्षित रखी जावे। रिजल्ट शीट की कॉपी संबंधित परीक्षा केंद्र में रहेगी। परीक्षा परिणाम को https://www.rskmp.in पोर्टल पर एवं NILP MP मोबाइल ऐप के माध्यम से संबंधित केंद्र के नोडल या शिक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र में जितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है उनकी समग्र ID के आधार पर ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। उक्तानुसार परीक्षा परिणाम की
ऑनलाइन एंट्री दिनांक 30 मार्च 2024 तक पूर्ण की जाना होगी। फ्रेंड्स, एक्सेल सीट पर किस प्रकार से जानकारी भरना है उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप विजिट करके देख सकते हैं। और किस प्रकार से पीडीएफ में जानकारी भरना है इससे संबंधित वीडियो तथा प्रपत्र किस प्रकार से भरना, प्रपत्र क्रमांक 1 एवं प्रपत्र 2 किस प्रकार से तैयार करना है, इससे संबंधित वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर साक्षरता संबंधी समस्त जानकारी के वीडियो देख करके आसानी से अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो पत्र है राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा 29 फरवरी 2024 को जारी किया गया फ्रेंड्स। इसी क्रम में फ्रेंड्स, जो अनुवीक्षण पत्रक है, अनुवीक्षण प्रारूप है, वो किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से भरना है। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पे दिया गया है निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद, पहले कॉलम में उनका नाम एवं पद आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जिले का नाम, तो जिले का नाम आ जाएगा। नंबर 3 में विकास खंड का नाम। नंबर 4 परीक्षा केंद्र का नाम। नंबर 5 परीक्षा से पूर्व परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र ग्रामवासियों को प्रेरित किया गया अथवा नहीं किया गया, वह यहाँ पे अंकित किया जाएगा फ्रेंड्स, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, उसकी टिप लिखा जाएगी। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे तो जो 6 नंबर है उसमें दिया गया है निरीक्षण का समय, यानी कितने बजे निरीक्षण किया गया है उसका इसमें समय भी लिखना है। साथ में नंबर 7 की बात करें तो सर्वे से प्राप्त निरीक्षरों की संख्या, यानी 15 वर्ष से अधिक आयु वाले निरीक्षरों की संख्या यहाँ पे आएगी। नंबर 8 पंचायत में संचालित सामाजिक चेतना केंद्रों की संख्या, यानी वह पंचायत है उसके अंतर्गत कितने सामाजिक चेतना केंद्र संचालित हो रहे हैं उनकी संख्या। नंबर 9 परीक्षा संचालन अधिकारी को परीक्षा संबंधी निर्देशों की पर्याप्त जानकारी है या नहीं उसके संबंध में यहाँ पे टिप हो जाएगी। इसी क्रम में नंबर 10 की बात करें तो साक्षरता कक्षाओं में कुल दर्ज असाक्षरों की संख्या। नंबर 12 पढ़ाने वाले अक्षर साथियों की संख्या। नंबर 13 में चिन्हांकित असाक्षरों की संख्या। नंबर 14 प्राप्त प्रश्न पत्रों की संख्या। नंबर 15 में निर्धारित परीक्षा का समय, यानी जो परीक्षा निर्धारित की गई है उसका समय कितने बजे से कितने बजे। फिर 16 नंबर की हम बात करें तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की संख्या, उसमें महिला और पुरुष अलग भरना। आप देख सकते हैं महिला के नीचे महिला की संख्या और पुरुष के नीचे पुरुष की संख्या अंकित करना है। इसी क्रम में फ्रेंड्स, जो 17 नंबर पॉइंट है उसमें दिया गया है क्या शिक्षार्थियों को बाल पेन प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे के कॉलम में लिखा जाएगा यदि प्रदान किया गया है या नहीं किया गया, वो यहाँ पे अंकित किया जाएगा। नंबर 18 परीक्षा स्थल पर बैठक व्यवस्था एवं पेयजल की व्यवस्था, उसके संबंध में यहाँ पे टिप अंकित की जाएगी। नंबर 19 परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षकों की संख्या, ये इसके सामने 19 वाले कॉलम में अंकित कर दिया जाए। इसी प्रकार 20 वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि भ्रमणकर्ता अधिकारी द्वारा दिए गए सुझाव, वो 20 नंबर कॉलम के सामने अंकित कर दिया जाएंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो अनुवीक्षण पत्रक है वह इस प्रकार से तैयार होगा और नीचे दिया गया हस्ताक्षर एवं पद और नाम, नीचे हस्ताक्षर हो जाएंगे और पद एवं नाम अंकित हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यह अनुवीक्षण पत्रक है जो परीक्षा के दिन किसी अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो उनके द्वारा यह कंप्लीट किया जाएगा। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है हस्ताक्षर पद एवं नाम, यानी जो निरीक्षणकर्ता अधिकारी है उसका नाम एवं पद की सील आएगी और सिग्नेचर होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये इस प्रपत्र की बात हो गई। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये पंजीकरण प्रपत्र है। अब हम पंजीकरण प्रपत्र की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा यह प्रपत्र भेजा जाता है फ्रेंड्स। इसके अंदर हमको साक्षरता के दिन जानकारी भरनी रहती है और किस प्रकार से जानकारी अंकित करना है, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। और ये एक परीक्षार्थी के लिए एक भरा जाएगा। और आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर दिया गया है शिक्षार्थी का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, यहाँ पे उनका फोटो लगाना अनिवार्य फ्रेंड्स। और आप देखेंगे तो सबसे ऊपर दिया गया है राज्य संघ या राज्य क्षेत्र का नाम, पहले नंबर पे राज्य क्षेत्र का नाम आ जाएगा फ्रेंड्स, किस राज्य का है। फिर दूसरे नंबर पे जिला या डिस्ट्रिक्ट का नाम। नंबर 3 की हम बात करें तो पंजीकरण संख्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पंजीकरण संख्या में दिक्कत आती है, समस्या रहती है, तो उसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए फ्रेंड्स। यहाँ पे पीछे इसमें उदाहरण भी दिया गया, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू डाइस कोड 11 डिजिट, यानी जो आपके विद्यालय का जो यू डाइस है, यानी जिस विद्यालय में परीक्षा हो रही है, जो परीक्षा का केंद्र है, उस परीक्षा केंद्र का यहाँ पे यू डाइस कोड आएगा। और यू डाइस कोड फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं 11 अंकों का होगा, तो इस प्रकार से 11 कॉलम दिए गए 11 अंकों का हो जाएगा। अब सीरियल नंबर 3 डिजिट, सीरियल नंबर 3 डिजिट में करना है तो मन में सवाल होता है कि पहले नंबर पे जो
परीक्षार्थी होगा उसका तो नंबर 1 होगा, तो केवल उसके लिए तो एक ही अंक होगा, एक ही डिजिट होगी। लेकिन फ्रेंड्स यदि पहले नंबर का है तो उसके लिए आपको 001 लिखना है और पहले आपके विद्यालय का डाइस कोड आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इस पंजीकरण संख्या को लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 0 लिखे, फिर 0 लिखे, फिर 1 लिख दे। इस प्रकार से आपका यह 3 डिजिट का पंजीकरण संख्या निर्मित हो जाएगा और 11 डिजिट का आपका डाइस कोड और 3 डिजिट का यह सरल क्रमांक। इस प्रकार से 14 अंकों की पंजीकरण संख्या होगी। इस प्रकार से हर परीक्षार्थी का भरना है। अगला जो फॉर्म होगा उसमें नंबर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यह संख्या आगे बढ़ती जाएगी और 14 अंकों की यह पंजीकरण संख्या तैयार होगी। मूल्यांकन का तरीका, तो फ्रेंड्स मूल्यांकन का तरीका क्या है, तो उसमें आप यहाँ पे टिक कर देंगे कि परीक्षण है या असेसमेंट टेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये असेसमेंट टेस्ट की तरह हो रहा है तो इसमें आप टिक कर देंगे। फिर आगे देखेंगे तो अंग्रेजी में शिक्षार्थियों का नाम, तो जो शिक्षार्थी है जो परीक्षा दे रहे हैं उनका अंग्रेजी में नाम अंकित करना है और यह स्पष्ट दिया गया है कि जो अंग्रेजी में हम नाम अंकित करेंगे वो इन कैपिटल लेटर से, यानी जो पहले ABCD है कैपिटल लेटर से, उसमें उसका नाम अंकित करना है। यहाँ पे शिक्षार्थी का नाम आ जाएगा। फिर शिक्षार्थी के पिता या पति का नाम, यदि शिक्षार्थी मेल है तो उसके पिता का नाम हो जाएगा और फीमेल है तो उनके पति का नाम यहाँ पे अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार से शिक्षार्थी के माता का नाम, यानी शिक्षार्थी मेल है तो ऊपर पिता का नाम आ जाएगा और नीचे माता का नाम आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स सावधानीपूर्वक यह जानकारी अंकित की जाए। शिक्षार्थी की वैवाहिक स्थिति, यदि वो विवाहित है तो विवाहित पर राइट लगाएं और अविवाहित है तो अविवाहित पर राइट का निशान लगाएं। अब शिक्षार्थी की आयु की बात करें तो आप आधार कार्ड में देखकर उसकी आयु यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। जेंडर की बात करें, लिंग की बात करें तो यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, पुरुष है तो पुरुष पर, महिला है तो महिला पर और यदि अदर है तो अन्य पर राइट का निशान लगा दिया जाए। दिव्यांगता की बात करें तो फ्रेंड्स दिव्यांगता का प्रमाण पत्र से आप पता लगा सकते हो और उस प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर यहाँ पे हाँ या नहीं का निशान लगाया जाए। दिव्यांगता का प्रकार भी आप प्रमाण पत्र में देख करके यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। और इसी क्रम में जो श्रेणी की बात करें, शिक्षार्थी की श्रेणी यानी वो किस कैटेगरी में सम्मिलित है उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक। यानी फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं और अंकित कर सकते हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जिस श्रेणी के अंतर्गत शिक्षार्थी आता है उस श्रेणी में टिक किया जाए। शिक्षार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज किया जाए। और अगला कॉलम है शिक्षार्थी की आधार संख्या, तो यहाँ पे आधार कार्ड में देखकर आधार संख्या लिख दी जाए। लास्ट कॉलम है शिक्षार्थी के मूल्यांकन केंद्र, यानी स्कूल का नाम और पता, जहाँ पे परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है जो उसका परीक्षा सेंटर है उसका नाम यहाँ पे अंकित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह प्रपत्र किस प्रकार से तैयार करना है। सामान्य सी जानकारी फ्रेंड्स और साक्षरता संबंधित समस्त प्रकार के जो समय समय पर अपडेट आते रहते हैं उससे संबंधित समस्त वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स अपलोड है। तो इस प्रकार से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट करके यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपका पंजीकरण प्रपत्र तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स फॉर्म भरने के निर्देश आपको पंजीकरण प्रपत्र के पीछे देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो इस प्रकार से। और ये पंजीकरण संख्या भी हमने बात की कि 14 अंकों की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस प्रकार से तैयार होगी, पहले भी हमने स्पष्ट कर दिया और आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे और स्पष्ट हो जाएगी कि राज्य का कोड, जिले का कोड, ब्लॉक का कोड, ग्राम वार्ड का कोड और स्कूल का कोड किस प्रकार से रहता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप यहाँ पे 11 अंकों का अपने विद्यालय का जो डाइस कोड अंकित करेंगे तो फ्रेंड्स जो पहले 2 अंक होंगे वो राज्य का कोड रहता है, दूसरे 2 अंक जिले का कोड रहता है और अगले जो तीसरे नंबर के 2 अंक है वो ब्लॉक का कोड रहता है। और उसके बाद में जो 3 अंक आएंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हो वो ग्राम वार्ड का कोड रहता है और लास्ट के 2 अंक स्कूल कोड होता है। इस प्रकार से स्कूल का डाइस कोड तैयार होता है। और आगे हम बात करें तो ग्राम वार्ड की सूची में शिक्षार्थियों की संख्या, तो अभी हमने बात की पहले नंबर का शिक्षार्थी है तो 001 करके इस क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से 14 अंकों की जो पंजीकरण संख्या है फ्रेंड्स वह तैयार हो जाएगी। और यह फॉर्म भरने के निर्देश आपको पंजीकरण प्रपत्र के पीछे की साइड में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप देख सकते हो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन तथा अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।
थैंक यू फ्रेंड्स।